अगर आप भी चाहते हैं गेहूं में काफ़ी बम्पर पैदावार आप सभी को मिल सके, ज़्यादा कल्ले आएँ, अधिक फुटाव हो, फसल आपकी हरी भरी रहे, लंबी बालियाँ आएँ, मोटी बालियाँ आएँ, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो यहाँ पे हम 5 बातें आपको बताने वाले हैं। इन 5 बातों को आपको गांठ बांध लेना है। अगर आप ये पाँचों बातों पे ध्यान रखते हैं तो आप भी गेहूँ में बहुत ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने से मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहेगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूँ में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन सी 5 गलतियाँ आपको नहीं करनी है, 5 बातें कौन सी याद रखनी है। तो सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात आपको क्या ध्यान में रखना है, समय पे बुआई करना। अब बहुत सारे किसान भाई बोलेंगे ये तो हमें पहले से पता ही है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, भले ही आपको पहले से पता हो लेकिन ज़्यादातर किसान भाई यहीं पे चूक कर देते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं, समय से बुआई नहीं कर पाते हैं। समय से बुआई करने से सबसे अच्छा लाभ ये मिलता है कि हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। आप सभी को पता होगा, जो हम किस्में अगेती रूप में लगाते हैं हमेशा उसी में ज़्यादा पैदावार हमें मिलती है। जो हम जितना देर से यानी जितना पिछेती बुआई करते हैं उत्पादन में उतना कमी आती है, कल्ले की बढ़वार उतना कम होती है। भले ही हम कोई ज़्यादा खादें भी डाल दें फिर भी कोई ज़्यादा असर नहीं होता। तो इसलिए आपको समय से गेहूं की बुआई करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि हमें गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए, तो गेहूं की बुआई तो 20 अक्टूबर से ही चालू हो जाती है, यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के आसपास से हम बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में नवंबर और दिसंबर तक भी हम बुआई करते हैं, देर में बुआई करते हैं तो दिसंबर, या कुछ किसान भाई तो जनवरी में भी गेहूँ की बुआई कर देते हैं, फरवरी में भी बुआई कर देते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जितना देर में बुआई करेंगे उत्पादन में उतना ही कमी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ बीज को उपचारित करना अति आवश्यक है। बहुत सारे किसान भाई गलती यही करते हैं कि वो बीज को उपचारित नहीं करते हैं, सोचते हैं बीज को उपचारित करने से हमारा पैसा ही और समय बर्बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बीज को उपचारित करते हैं तो जो शुरुआती रोग, शुरुआती लक्षण आपके पौधे में लगने वाले होते हैं, कुछ बीमारियाँ, कुछ जो कीटों का असर होता है, वो आपके पौधे में नहीं हो पाता है। आपके पौधे का आपके बीज का जमाव काफ़ी अच्छे से हो जाता है, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी बाद में देखने को मिलता है। तो अब हम ये भी आपको बता देते हैं कि आपको बीज को उपचारित कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, बीज को उपचारित करने के लिए एक दवा आती है विटामैक्स, जिसमें आपका कार्बोक्सिन पाया जाता है। तो विटामैक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको उपचारित करना होता है। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो एक दूसरी दवा आती है जिसको हम टेबुकोनाजोल नाम से जानते हैं। तो टेबुकोनाजोल की आपको 1 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से, यानी 1 ml 1 kg बीज में पर्याप्त रहेगा, इतनी मात्रा में आपको इसको उपचारित करना चाहिए। इसके साथ साथ बीज को उपचारित करने के साथ साथ दीमक से भी आपको बीज को उपचारित करना पड़ता है, यानी दीमक का प्रकोप ना हो इसके लिए भी आपको शुरुआत में बीज को उपचारित करना चाहिए। तो दीमक से बचाव के लिए, दीमक से सुरक्षा के लिए आप इमडा, जो क्लोरोपिड आती है, इमडा क्लोरोपिड, इसकी आपको 2 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको उपचारित करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे आप क्लोरोपाइरीफास भी ले सकते हैं। जो क्लोरोपाइरीफास आता है 20% वाला, इसकी 4 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको उपचारित करना चाहिए। और अगर आपको ये भी नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे थाईमेथाक्सम भी ले सकते हैं। थाईमेथाक्सम 2 तरह से आती है, एक आती है आपकी लिक्विड में, तरल रूप में, एक आती है दानादार रूप में। तो अगर आपको लिक्विड वाली मिलती है तो 2 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको यूज करना है। अगर आपको दानेदार वाला मिलता है तो उसकी आपको 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको यूज करना होता है। तो आपको बीज को उपचारित करना अति आवश्यक होता है। किसान साथियों, लगभग सभी किसान भाइयों को कुछ ना कुछ जानकारी पहले से पता ही होती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि उस जानकारी को रिपीट कर दें ताकि आपको अच्छे से फिर से दोबारा से समझ में आ सके कि हाँ, इससे क्या लाभ होता है। अगर आप बीज को उपचारित करते हैं तो आपके जो बीज होते हैं दीमक के द्वारा नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो शुरुआती अवस्था में ही लग जाते हैं, फंगस जनित बीमारियाँ लग जाती हैं, जिससे आपके बीज शुरुआत में ही ख़राब हो जाते हैं, जिससे जमाव कम हो पाता है। तो उससे भी आपका बीज, आपका जो दाना है वो सुरक्षित रह जाता है, जमाव अच्छे से हो पाता है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब बीज को उपचारित करने से पहले आपको अच्छी किस्म का चयन करना अति आवश्यक होता है। अगर आप चाहते हैं गेहूं में ज़्यादा पैदावार आपको मिल सके तो हमेशा अच्छी किस्मों का चयन, जो उन्नतशील किस्में होती हैं, इनका चयन आपको करना चाहिए। अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करना है। अब यहाँ पे ही आपको काफ़ी ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी किस्में होती हैं जो कुछ क्षेत्रों में तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती हैं, लेकिन हो सकता है आपके इलाके में उतना अच्छे से वो उत्पादन ना दे सके। तो हमेशा आपको जब भी आप बीज
का चुनाव करें तो आपको सबसे पहले चेक ये करना है कि क्या आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके इलाके में वो जो किस्म है लगाने योग्य है या नहीं है। जब भी कोई नई किस्में विकसित की जाती हैं तो साथ में ये भी बताया जाता है कि हाँ, इसको आप यहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर आपके वहाँ पे लगाने योग्य हो तभी वो किस्म लगाएं, अगर अच्छी पैदावार देती है तभी लगाएं, और कम पैदावार देती है, आपके क्षेत्र में लगाने योग्य नहीं है, तो आपको वो किस्में नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ साथ आजकल बीज में धांधली बहुत हो रही है। बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे जो धोखेबाज हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं, बीज के द्वारा आपको गलत बीज प्रदान कर देते हैं। तो आपको इन धोखेबाजों से बचना है। हमेशा प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करनी चाहिए, या फिर आप अच्छे किसान भाई से भी बीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो किस्मों के चयन के समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ किस्में होती हैं जिसको हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लगाते हैं, कुछ किस्में होती हैं जो उत्तर पश्चिमी राज्य में लगाते हैं। तो इसी हिसाब से आपको, या फिर कुछ किस्में होती हैं जो हम सेंट्रल जोन में लगाते हैं, मध्य भारत में लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको मतलब किस्मों का चयन करना है जो आपके इलाके में लगाने योग्य हो। अब नंबर 3 पे यहाँ पे हमने रखा है खाद। समय से खादों का प्रयोग करिए, उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करिए। ग्रोथ प्रमोटर डालिए, जिंक डालिए, DAP डालिए, फास्फोरस, यूरिया, ये सब आपको डालना पड़ेगा। बिना खाद के आप अच्छी उत्पादन नहीं ले पाएंगे, और समय से आपको इन सभी खादों का प्रयोग करना है। बुआई के समय बेसल डोज के रूप में आप खाद डालिए। उसके बाद में अगर हम जाने कि नंबर 4 पे हमने क्या रखा है, तो नंबर 4 पे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा हुआ है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, आपने जिंक मिला लिया, आपने DAP मिला लिया, आपने पोटास, आपने यूरिया, आपने सल्फर, आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला ली। आप ये सोचते हैं कि हमारा समय बचेगा, हमारे पैसे की बचत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सारी खादें आपकी बेकार हो जाती हैं आपस में रिएक्शन के द्वारा। उन सारी खादों में एक अघुलनशील तत्व बन जाता है जो आपके पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जो जिंक खाद होती है, चाहे जिंक सल्फेट 33% वाली हो, चाहे 21% वाली हो, इसका इस्तेमाल DAP या फिर कोई भी अन्य जो फास्फोरस वाली खादें होती है इसके साथ कर देते हैं। चाहे आपकी फास्फोरस के रूप में DAP हो, चाहे आपका SSP हो, चाहे आपका NPK हो, इन सभी में फास्फोरस पाया ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यही देना कि जब भी आप जिंक का इस्तेमाल करें तो कभी भी आपको DAP, SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, या फिर DAP, या फिर आपको जो आता है NPK, इन खादों के साथ कभी भी जिंक खाद का इस्तेमाल, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल, या फिर कोई भी जो सल्फेट वाली खादें होती हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये अघुलनशील तत्व बन जाता है। अगर आप जिंक और जो फास्फोरस एक साथ मिला देते हैं तो जिंक फास्फेट बन जाता है। ये तत्व अघुलनशील होता है, ये आपकी मिट्टी में नहीं घुलता है, आपके पौधे इसको ले नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, आपके दोनों तत्व खराब हो जाते हैं। चाहे आप उसका छिड़काव विधि से उपयोग करें, चाहे आप उसको मिट्टी में मिला के दें, दोनों तरीके से अगर आप इसको मिलाते हैं तो नुकसान आपका ही होने वाला है, दूसरे का नहीं होगा। तो कभी भी आपको जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खाद के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यूरिया और जो हम पोटास मिलाते हैं इसको भी आपको बहुत जल्द ही डालना होता है। यूरिया पोटास को आप मिला तो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। बहुत देर तक रखते हैं तो उसमें भी काफ़ी रिएक्शन हो जाता है, उसमें भी आपके तत्व खराब हो जाते हैं। तो तुरंत ही आपको जो आता है यूरिया और पोटास, इसको मिला के इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई भी काफ़ी आवश्यक होती है। किसी भी पौधे की बढ़वार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए पानी का काफ़ी अहम योगदान होता है। बिना सिंचाई, बिना पानी के आप कभी भी अच्छा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। और बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी लगाने से ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है, या फिर बहुत कम पानी से भी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा समय पे आपको सिंचाई करनी है, और सिंचाई की कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सिंचाई की कुछ अवस्थाएँ होती हैं, अगर आप इन अवस्थाओं को जान लेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। सिंचाई की 2 प्रमुख अवस्थाएँ गेहूँ की फसल में पाई जाती हैं। पहली अवस्था होती है जड़ अवस्था, दूसरी अवस्था होती है बालियाँ निकलने वाली अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में सिंचाई अति आवश्यक होती है। अगर इन अवस्था में आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, जैसे दाने के भराव वाली अवस्था, आपके कल्ले निकलने वाली अवस्था। इन अवस्थाओं में पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता जड़ अवस्था और आपकी जो ये बालियाँ आने वाली अवस्था होती है, इस अवस्था में पड़ती है। जड़ अवस्था हम पहली सिंचाई को बोलते हैं। जब हमारी गेहूँ की फसल 21 से 25 दिन की होती है तब इसको हम जड़ अवस्था, क्राउन स्टेज बोलते हैं। इस समय आपकी जड़ों में क्राउन बनता है, क्राउन नुमा जड़ों का विकास होता है काफ़ी तेज़ी से। तो इसलिए आपको पहला पानी 21 से 25 दिन के बीच में लगा देना चाहिए। उसके बाद में समय समय पे आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि हाँ मिट्टी में नमी की कमी है, सिंचाई कर दीजिए। कुछ मिट्टियाँ होती है जो हल्की होती है, वहाँ पे जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। कुछ मिट्टी आपकी भारी होती है, वहाँ पे आपको देर में सिंचाई करनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई ये भी चर्चा करते हैं कि क्या हमें सिंचाई से पहले खादों का प्रयोग करना है या फिर बाद में। अगर आप यूरिया वगैरह खादों का प्रयोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल
बेहतर रहेगा कि आप सिंचाई के बाद ही करें, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी जो होती हैं हमारी हल्की मिट्टियाँ होती हैं, उसमें पानी के माध्यम से जब आप सिंचाई करते हैं तो लिंचिंग के द्वारा आपका जो ये यूरिया है, नाइट्रोजन, वो काफ़ी नीचे चला जाता है, जो आपके पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है, या फिर बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग हो पाता है। तो आप अपने हिसाब से आपको इसका चयन करना है। कोशिश करें सिंचाई के बाद ही आपको खादों का प्रयोग करना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।